नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है कल, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। पेपर की एनालिसिस आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। इस बार का पेपर आप देख लीजिए, क्योंकि इस बार अब पैटर्न बदल गया है। पेपर ये टफ हो गया है, स्टैंडर्ड इसका पेपर का जो है चेंज हो गया है। हालांकि जो है सिविल सर्विसेज का जो पेपर होता है वो पहले ही काफ़ी टफ होता है, लेकिन इस बार इसका पैटर्न और बदल गया है। तो इसमें कितने जो है क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए कट ऑफ के लिए, आपका प्री कितने पर क्लियर हो, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। दोस्तों कल पेपर हुआ और आज के समाचार पत्रों में इसके बारे में देखिए क्या लिखा है। कठिन सवालों ने परीक्षार्थियों को उलझाया। तो इसमें इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, और जो पैटर्न बदला है उसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे समाचार पत्रों की बात नहीं करेंगे, हम आपको पेपर ही पूरा का पूरा दिखा देते हैं। इस परीक्षा में दो तरह के पेपर होते हैं। पहला पेपर जो जीके है, सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। दूसरा पेपर जो होता है सी सेट का होता है। तो सी सेट में केवल आपका पासिंग मार्क होना चाहिए और ये केवल क्वालिफाइंग होती है। मेरिट जो बनती है वो पेपर 1 से बनती है, जिसमें 100 प्रश्न आते हैं और एक गलत पे 0.33 नंबर जो है कट जाते हैं। यहाँ पे हर एक प्रश्न 2 अंक का है, इसलिए 0.66 नंबर यहाँ पे कटेंगे। दोस्तों ये पेपर हमारे पास जो है बी सीरीज़ का पेपर है, और बी सीरीज़ के पेपर में आप देख लीजिए किस तरह के प्रश्न आए थे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो आया था वो इतिहास का प्रश्न था, और जो पेपर का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में भी हम बता दें आपको। 22 से लेके 24 प्रश्न यहाँ पर इतिहास से पूछे गए हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के प्रश्न हैं। पहले जो है सिविल सर्विसेज में काफ़ी पहले इतिहास के बहुत प्रश्न आते थे, लेकिन अब बीच में इतिहास के प्रश्न बहुत कम हो गए थे। 8 से लेके 10 प्रश्न ही केवल इतिहास के आते थे। लेकिन इस बार पैटर्न चेंज हो गया है और इतिहास के प्रश्न फिर से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो प्रश्न क्या पूछा गया है? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेधर क्यों प्रसिद्ध थे? तो इन 3 लोगों के बारे में पूछा गया कि आखिर ये क्या थे। तो यहाँ पे हम पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, दूसरे वीडियो में पेपर को पूरा सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। और आगे अगला प्रश्न जो है वो भी देखिए इतिहास का है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। जो आईएएस के पेपर में और पीसीएस के पेपर में जो मुख्य अंतर होता है, वहाँ पर जैसे कि पीसीएस के पेपर में जो प्रश्न होते हैं वो इस तरह के प्रश्न होते हैं, सीधे सीधे प्रश्न होते हैं। लेकिन आईएएस के पेपर में प्रश्न सीधे नहीं आते हैं। आईएएस का पेपर अगर आपको देना है तो इस तरह के प्रश्न ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें से एक से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे सही होते हैं। अगला प्रश्न भी इतिहास का है। इसमें भी देखिए 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में यहाँ पे बात की जा रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में से क्या सही है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस में से जो है इसमें क्या चीज़ कौन सा सही है, बाकी 3 तो इसमें गलत है और 1 सही है केवल। तो यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न जो दिया गया है, ये दिया गया है प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है किसका है यहाँ पे। और अगला प्रश्न दिया गया है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम से अनुक्रम है। तो ये सभी इतिहास के प्रश्न हैं। हिंदू फीमेल स्कूल में से संबंध थे, इसमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में थे, तो ये भी इतिहास का प्रश्न है। अगला प्रश्न भी इतिहास का प्रश्न है। शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरु बख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं, किस लिए याद किए जाते हैं? ये आज़ाद हिंद फौज वाले थे ये लोग, तो इसलिए याद किए जाते हैं। तो ये प्रश्न तो खैर आसान था और सेम चीज़ें इंग्लिश में है। अब आगे हिंदी की बात देखते हैं। 8वां प्रश्न जो है इसमें जो हैदराबाद राज्य के आरकोट के निज़ाम का उदय हुआ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से किया गया। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है? इतिहास का ही प्रश्न है ये भी। अजंता की गुफाओं के बारे में यहाँ पे देखिए पूछा गया है, ये भी इतिहास का प्रश्न है। यूनिसेफ के बारे में, पाकिस्तान के बारे में पूछा गया है, ये आधुनिक भारत के इतिहास का प्रश्न है। और आगे मुरैना के समीप पे 64 योगिनी मंदिर के संबंध में पूछा गया, ये भी इतिहास का प्रश्न है।
अगला प्रश्न जो पूछा गया है, प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था। ये भी इतिहास का प्रश्न है। तो इतिहास के देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं इस बार के पेपर में। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे, ये भी इतिहास का ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे 13वें प्रश्न के बाद अगर हम 14वें प्रश्न की बात करें तो गुप्त वंश से संबंधित यह प्रश्न है। और 15वां प्रश्न जो पुर्तगाली लेखक के बारे में, नूनिज के अनुसार जो है उन्होंने विजयनगर के बारे में जो लिखा था वो यहाँ पे दिया गया है। और आंध्र प्रदेश के बारे में देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है। 16वां प्रश्न, ये सारे प्रश्न इतिहास के जा रहे हैं और इतिहास के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। 17वां प्रश्न भी इतिहास का है। 18वां प्रश्न भी आप देख लीजिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास का है। 19वां प्रश्न भी आप देख सकते हैं, ये भी जो है आधुनिक भारत के इतिहास का है प्रश्न। और इसी तरह से ये भी प्रश्न प्राचीन काल के इतिहास का है। तो ये पूरा पेपर आप देख लीजिए। यहाँ पे 21वें प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है ये, यानी कि 20 प्रश्न शुरू के जो पूछे गए वो इतिहास के पूछे गए। इसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रश्न शुरू हो गए। 22वां प्रश्न जो है ये भी अर्थव्यवस्था का है। 23वां प्रश्न है ये भी अर्थव्यवस्था का ही है। 24वां प्रश्न जो है ये भी अर्थव्यवस्था का ही प्रश्न है। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद ये वाला प्रश्न देख लीजिए, 26वां प्रश्न देख लीजिए, R2 व्यवहार संहिता के बारे में दिया गया, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा गया है। 28वां प्रश्न आप देखेंगे, भट्टी तेल के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। और इसके बाद 29वें प्रश्न पे आएंगे, ब्लू कार्बन के बारे में पूछा गया है। 30वां प्रश्न है, भारत प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो ये पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण से संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और टफ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस तरह के प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 31वां प्रश्न रिजर्व बैंक के बारे में दिया गया है। और फिर ये नियमित मजदूरों के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। अर्थव्यवस्था से संबंधित दोनों प्रश्न हैं। आर्थिक मंदी के बारे में पूछा गया है, ये भी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया है ये भी जो है अर्थव्यवस्था से ही संबंधित प्रश्न है। 35वें प्रश्न की बात करेंगे तो शहरी सहकारी बैंकों के बारे में पूछा गया है। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो ये सभी प्रश्न अर्थव्यवस्था के हैं। 37वां प्रश्न भी अर्थव्यवस्था का है। 39वां प्रश्न भी जो आपको दिख रहा है ये भी अर्थव्यवस्था का है। 38वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो ये भी अर्थव्यवस्था का है। और 40वां प्रश्न भी लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। तो यहाँ पे जो पहला चेंज है वो हिस्ट्री के अच्छे प्रश्न पूछे गए। दूसरा चेंज अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रश्न पूछे गए। तीसरा प्रश्न है जो यहाँ पे सीधे प्रश्न पूछे गए। कई प्रश्न मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सीधे पूछे गए हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो कि पिछली परीक्षाओं में इस तरह के डायरेक्ट प्रश्न बहुत ही कम इक्का दुक्का प्रश्न देखने को मिलते थे। तो अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे ये वाला प्रश्न भी देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। और इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जैव विविधता के प्रश्न हैं ये। यहाँ पे भी दूसरा 42वां प्रश्न भी उसी से संबंधित है। और 43वें प्रश्न की बात करेंगे तो ये भी उसी से संबंधित है। 44वां प्रश्न भी वनों से ही संबंधित है। तंत्रिका अपहास से संबंधित 45वां प्रश्न है। जल्दी सारे प्रश्न देख लेते हैं कि आखिर ये किस तरह का पेपर आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए जैव विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। 46वां प्रश्न। 47वां प्रश्न कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये डायरेक्ट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं IAS की परीक्षा में, कभी नहीं, बहुत ही कम। आपको 50-60 प्रश्न में 2-4 प्रश्न इस तरह के मिलते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आज के पेपर में ये सारे प्रश्न यहाँ पे दिख रहे हैं। 49वां प्रश्न भी देखिए सेम उसी तरह का प्रश्न है। 50वां प्रश्न थोड़ा सा जो है टफ किया गया है, इसको 3 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम 51वें प्रश्न पे आ गए हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान के बारे में दिया गया है।
धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? तो एक ये भी है प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। और भारत की संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सीधे प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न है। प्रश्न टफ जरूर है लेकिन ये डायरेक्ट प्रश्न है। और 26 जनवरी के बारे में जो प्रश्न दिया गया है ये भी बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है यहाँ पे कि डायरेक्ट प्रश्न खूब पूछे गए हैं, मतलब जिसमें कि 4 ऑप्शंस होते हैं, एक आपका सही होता है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर होता है, पीसीएस का पेपर जिसको बोलते हैं, उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार आईएएस में भी खूब प्रश्न इस तरह के यहाँ पे पूछे गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 57वें प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे कथन और कारक वाले प्रश्न है। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं, कारक नहीं है, 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन के बारे में यहाँ बताना है। और ओलंपिक के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया। गेम्स के काफ़ी दिन बाद गेम से प्रश्न पूछा गया है, कई सालों बाद गेम से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है और कई प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा ये प्रश्न भी गेम का है। और यहाँ पे ये 60वां प्रश्न है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है शहर का आविष्कार एक सम्मत मानव अधिकार है। इसके बारे में पूछे, नगरीकरण के बारे में प्रश्न पूछा गया है। और भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के बारे में देखिए यहाँ पे न्यायिक हिरासत का अर्थ है, यहाँ पे कानून व्यवस्था से प्रश्न है। आगे लिखा है 63 प्रश्न देख लीजिए आप, ये भी कानून व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। 64वां प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में प्रश्न पूछा गया है। 65वां प्रश्न देख लेते हैं, कानून के बारे में है, ये संविधान से संबंधित प्रश्न है सब ये। तो संविधान जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी इन प्रश्नों को कर पाएंगे। राज्य व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछा गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में कई प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ज्योग्राफी के प्रश्न आ गए हैं। और यहाँ पे फिर आप देखिए बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर देखिए आनुवंशिकी से प्रश्न है और पुनः संयोजित करके यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया वैक्सीनों के बारे में दिया गया है, जीवाणुओं के बारे में दिया गया, विषाणुओं के बारे में प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। और यहाँ पर भी जीवाणु, कवक और विषाणु के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है, जो मुख्य बदलाव मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो डायरेक्ट प्रश्नों वाला है। हिस्ट्री के प्रश्न खूब पूछे गए हैं, राज्य व्यवस्था से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके साथ साथ जो है गेम्स के प्रश्न पूछे गए हैं। 10 प्रश्न और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं कि आखिर किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न है, आसान सा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। ये देखिए 95 प्रश्न भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, मतलब 4 ऑप्शन वाला प्रश्न पूछा गया है। और इसके बाद 99 वाला भी प्रश्न भी ऐसे ही है। 100 प्रश्न जो है ये टफ है, जो आईएएस का स्टैंडर्ड होता है उसी लेवल पे यहाँ पे प्रश्न दोनों ये पूछे गए हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम में आखिर कट ऑफ कितना जाएगा। सोशल मीडिया में काफ़ी हू हल्ला मचा हुआ है कि पेपर बहुत टफ आया हुआ है और इस पेपर में कट ऑफ बहुत कम जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये लगी हुई है कि इतिहास के जो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए गए हैं, गेम से प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन सबसे भी इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि 100 क्वेश्चंस हैं इसमें। अगर हम क्वेश्चंस के टर्म में बात करें, नेगेटिव मार्किंग निकाल के, नेगेटिव मार्किंग जितनी भी आएगी उसको घटा देते हैं, तो इस पेपर में जो कट ऑफ जाएगा वो 60 जाएगा। 60 प्रश्न आपके सही होने चाहिए प्री क्लियर होने के लिए, कम से कम 60 प्रश्न है। अब 60 प्रश्न का मतलब है आपके 120 नंबर आने चाहिए। 120 नंबर कैसे आने चाहिए? मान लीजिए आपने जो है 75 प्रश्न सही किए तो आपके हिसाब से आपको 150 नंबर मिलने चाहिए। लेकिन 75 में जो गलत आपने किए वो नंबर तो कट ही गए, और जितने गलत किए उसके 0.66 करके मल्टीप्लाई करके उतने क्वेश्चन को किए गए। तो मान लीजिए 75 प्रश्न करने के बाद आपके 120 सही हो रहे हैं, नंबर आ रहे हैं। 120 नंबर या फिर 60 प्रश्न अगर आपके सही है तो आपकी मेंस के लिए कॉल आ जाएगी और आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।